जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अविनाश शुक्ला। आज पेपर थर्ड के यूनिट 6 जिसमें हमें आयुष के बारे में पढ़ना है, उसमें एक मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आपको आयुष चिकित्सा संबंधित सभी जितने भी हैं, आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके जितने भी सिद्धांत हैं, कंपैरेटिव लर्निंग है। ये आपको मेंस में जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके रिवीजन में काम आएगा। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, तो फिर आयुर्वेद के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। आयुर्वेद के सिद्धांत, आयुर्वेद का सिद्धांत क्या है? ये आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, आयु और वेद। आयु का मतलब होता है जीवन और वेद का अर्थ होता है वेद का अर्थ होता है ज्ञान। तो जीवन विज्ञान से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं आयुर्वेद में दिए गए हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत में हमारे मेन इसमें जो उपचार किया जाता है, त्रिदोष का उपचार किया जाता है। त्रिदोष में क्या आता है? वात, पित्त और कफ आता है। इसके बाद है सप्त धातु है। सप्त धातु में क्या आता है? रक्त, रस, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि और शुक्र, ये हमारे सप्त धातु हैं। इसके बाद सप्त धातु के बाद इसमें हमारे जठराग्नि होते हैं। इसके बाद पंचमहाभूत से हमारे शरीर का निर्माण होता है। पंचमहाभूत में अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश और जल। इसके बाद शारीरिक संरचना। अब इसी में और आप देख सकते हैं सोवा रिगपा, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट हिमालय, ट्रांस हिमालय क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। सोवा रिगपा में अगर देखें तो ये जो आयुर्वेद के सिद्धांत में जो हमने अभी टर्म यूज किया है वैसा ही है, परंतु इसका नाम आप तिब्बती या फिर भूटानी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि जांगवा नांगपा, जिसे हम पंचमहाभूत कहेंगे। नेस्पा सम त्रिदोष है। ये त्रिदोष ऊपर हमने अभी पढ़ा था, वात, पित्त और कफ। और सप्त धातु को हम क्या कहेंगे? सोवा रिगपा पद्धति में लस, जुंग, दुन कहेंगे। फिर है योग के सिद्धांत। अब योग के सिद्धांत के लिए हम सबसे पहले परिभाषा देंगे कि पतंजलि ऋषि के द्वारा योग का जो है इसके जनक हैं, तो उनके अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, मतलब कि जो चित्त की वृत्ति से निवृत्ति ही क्या है? योग कहलाता है। अब योग में हम अष्टांग योग देखेंगे। अष्टांग योग किसे कहते हैं? जिसमें 8 योग का समायोजन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, समाधि। अब इसके योग के प्रकार भी देख सकते हैं हम। हठ योग है, कर्म योग है, लय योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है। तो हठ योग में क्या होता है? इसमें हम अपने जो निवृत्ति है, जो हमारे मानसिक संतुलन है, उसको अपने आत्म संतुलन को बस में किया जाता है हठ के द्वारा, इसे हम हठ योग कहते हैं। कर्मयोग हम अपने उद्देश्य या लक्ष्य के प्रति जो कर्म करते हैं उसे कर्मयोग कहते हैं। लय योग है किसी भी कार्य में इतना तल्लीन हो जाना कि हमें कुछ और भी दिखाई न दे, उसे हम क्या कहेंगे? लय योग। ज्ञान योग, जिससे हमें क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। और राजयोग, इसमें सभी प्रकार के योगों का समायोजन किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसी में योग में ये योगा एंड नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सक सिद्धांत में, प्राकृतिक चिकित्सक सिद्धांत यह कहता है कि हमें अपने भोजन को समय के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, और समय के अनुसार मतलब प्रतिदिन एक जो रूटीन होता है उसके अनुसार ही हमें भोजन करना चाहिए, खाना, सोना चाहिए, उठना चाहिए। नित्य क्रिया जो हम करते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत कहेंगे। इसमें खुराका उपचार का सिद्धांत, खुराका उपचार में निष्कासन सुखदायक और रचनात्मक होता है। फिर उपवास चिकित्सा, उपवास के माध्यम से हम अपने जो भी है ये त्रिदोष है उनको दूर कर सकते हैं। त्रिदोष में क्या आता है? वात, पित्त, कफ आता है। इसके बाद है मिट्टी उपचार। मिट्टी उपचार क्या होता है? मिट्टी के द्वारा, मिट्टी से जैसे बाल को धो लेना, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, शरीर में ठंडक लगता है तो मुल्तानी मिट्टी, तो ये यही है आपका क्या? मिट्टी उपचार। इसके बाद है जलोपचार। जल से हम प्रतिदिन सुबह से शाम तक जल का ही उपयोग करते हैं, तो जलोपचार ये है, जल नहाने से शुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद है हमारा मालिश थेरेपी। मालिश थेरेपी आप लोग जानते ही हैं, रक्त संचार के लिए और शारीरिक जो थकान होती है उसे मिटाने के लिए हम मालिश थेरेपी कराते हैं। और एक्यूप्रेशर आप लोगों ने देखा होगा कि नुकीले चीज़ जो रहती है उसको आदमी हाथ से दबाते रहते हैं हम लोग, तो उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। फिर है यूनानी के सिद्धांत। यूनानी के जो जन्मदाता हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। इन्होंने देह द्रव के बारे में बताया है। देह द्रव क्या कहलाएगा?
जैसे हमने अभी त्रिदोष पढ़ा था वैसे इन्हें देह द्रव बताया है। रक्त कफ, रक्त हो गया, कफ हो गया, और पित्त, काला पित्त और पीला पित्त। इसके बाद मनुष्य का शरीर जो है इन्होंने बताया कि 7 भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम अरकान, मिजाज, अखलात, अजा, अरवा, कुआ और अफाल कहते हैं। फिर सिद्ध, सिद्ध मतलब ये शिव संप्रदाय है। इसमें एक कहानी चलती है, एक प्रचलित है बहुत ज़्यादा, कि भगवान शिव ने ये उपचार जो है बताया था पार्वती जी को, और पार्वती जी ने जो है नंदी जी को बताया था। तब से ये इसे मतलब सिद्धा जो सिद्धांत है इसे शिव संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं। इसमें वामन, विरेचन, एनीमा और नेति। ठीक है। इसके बाद आपका है होम्योपैथी के सिद्धांत। होम्योपैथी के सिद्धांत किसने दिया था? फ्रेडरिक हनीमैन ने दिया था। 1755 इनका जन्म हुआ था। ये आप देखे होंगे होम्योपैथी की दवाई कितनी छोटी छोटी गोली होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये नैनो टेक्नोलॉजी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। इसमें और हम क्या कह सकते हैं, होम्योपैथी में ये यूनानी भाषा में लिखा हुआ है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंतर। ठीक है, मतलब समरसता का सिद्धांत। इसका अर्थ ये है कि ये समरसता के सिद्धांत का पालन करता है। एक समय में एक से अधिक औषधि दी जा सकती है। इसके लाभ भी आप लिख सकते हैं कि ये किसी भी शरीर के किसी भी तंत्र को, अंग तंत्र को क्या करता है, दुष्प्रभावित नहीं करता है। और जैसे कि अगर हम देखें एलोपैथी में क्या होता है कि कोई भी अगर डॉक्टर होगा तो वो सभी रोगी के लिए अलग अलग दवाई बताएगा। तो उसमें क्या, जैसे गर्भवती अगर महिला जाती है तो कहते हैं ना कि ये इसे जो है अभी ये दवाई हम नहीं दे सकते क्योंकि ये गर्भवती है। लेकिन आप होम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं है, सभी के लिए एक समान, चाहे गर्भवती महिला हो या पुरुष हो या बच्चे हो, कि सभी को एक समान दवाई दे दी जाती है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को, हाँ वही चीज़ है। इसके बाद गर्भवती महिला को दे देते हैं, तो आप इसके लाभ लिख सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन किसका? आयुष चिकित्सा का है। आप इसे 2 से 3 बार देखेंगे तो निश्चित ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।